Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Agrawal, third prof student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर। रोग निदान लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, है ना। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। उसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं रोग एवं रोगी परीक्षा, है ना। मतलब जो भी डिजीज़ है और उसकी रोगी की परीक्षा हम लोग कैसे करेंगे, है ना। कैसे पता चलेगा कि यही रोग इसको हुआ है, ठीक है। तो इसका रोगी परीक्षा जो है वो थर्ड चैप्टर में डिटेल्ड स्टडी है। बेसिक आपको यहाँ पढ़ना है ना। इस चैप्टर में मोस्टली आपको निदान पंचक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रोगी एवं रोग की परीक्षा करना ही चिकित्सा का प्रथम कर्तव्य है। कहता है कि कोई भी चिकित्सक है ना, कोई भी चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि रोगी जो पेशेंट है और उसका जो रोग है ना, जो डिजीज लेके आया है, जो रोगी है ना, उसको परीक्षा करना ही चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य है। मतलब जांच पड़ताल करके उसको परीक्षा करना कर्तव्य है, ठीक है। इसके पश्चात ही चिकित्सक को चिकित्सा का कार्य में प्रवृत्ति होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को जानने के बाद, परीक्षा करने के बाद उसकी चिकित्सा के कार्य को बताना और आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, चरक सूत्र स्थान 20 चैप्टर। इसका अर्थ ये होता है कि चैप्टर नंबर 20 का 20वां श्लोक, ठीक है। तो चरक सूत्र 20 मतलब चरक चैप्टर नंबर 20 का 20वां श्लोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह निम्न उद्देश्य के लिए करते हैं। अब क्यों करते हैं भाई कि रोगी की परीक्षा? रोगी के बल के ज्ञान के लिए, मतलब उसका बल कितना है। जो पेशेंट आया है उसका मध्यम बल है, अवर बल है, हीन बल है ना। पेशेंट दम पतला दुबला है। रोग विनिश्चय के लिए, यानी कि रोग को निश्चित कर लेते हैं कि यही रोग हुआ है ना। उचित चिकित्सा करने के लिए, और जब आप उसकी परीक्षा अच्छे से नहीं करेंगे तो उसका चिकित्सा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसकी आप अगर हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से अगर नहीं लेते हैं तो आप फाइनल डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बना पाएंगे, है ना। पहले प्रोविजनल डायग्नोसिस भी आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे अगर आप हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से पेशेंट को नहीं करते हैं तो। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, रोग परीक्षा, है ना, निदान पंचक द्वारा यह परीक्षा की जाती है। निदान पंचक मतलब देखो, मैंने कहा था ना, इस चैप्टर में मोस्टली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है निदान पंचक, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। 5 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे निदान पंचक, तो या फिर 10 मार्क्स में भी आपको लॉन्ग में पूछ लेगा कि निदान पंचक बताइए, ठीक। तो निदान पंचक द्वारा इसकी परीक्षा की जाती है। जो भी पेशेंट आएगा उनकी हम लोग परीक्षा कैसे करेंगे? निदान पंचक से। अब निदान पंचक यानी कि 5, ठीक है। निदान पंचक मतलब देखिए, पहला चीज है निदान, यानी कि काउज, कारण, कैसे हुआ, इटियोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक। निदान पूर्व रूप, यानी कि प्री मॉनिटरिंग साइन, क्या आपको उस रोगी में होने से पहले क्या क्या लक्षण उसको दिखा या आपको दिखा, तो पूर्व रूप। रूप मतलब क्लिनिकल फीचर जो आपको अभी दिख रहा है, तो रूप। उपसय और संप्राप्ति, उपसय अनुपसय भी एक साथ आता है ना। उपसय और अनुपसय एक साथ आता है। और संप्राप्ति मतलब कि आप उसका फाइनल डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस कैसे बना पाएंगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस और फाइनल डायग्नोसिस। तो ये 5 चीजें आती है, ठीक है। निदान पंचक का महत्व देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि रोगी परीक्षा का संपूर्ण वर्णन 3य अध्याय में किया जाएगा। जो पेशेंट की परीक्षा है उसका संपूर्ण वर्णन थर्ड चैप्टर में होगा, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं निदान पंचक का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। ये निदान आदि 5 व्यस्त, एकीय एवं समस्त रूप से व्याधि को ज्ञान कराने वाले हैं। देखिए, 5 मिल करके व्याधि को भी ज्ञान करा सकते हैं, या फिर ये 5 में से अकेला भी कोई एक व्याधि का ज्ञान करा सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 मिलेंगे तभी हमें किसी व्याधि का ज्ञान हो पाएगा, ऐसा नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये निदान आदि 5 व्यस्त मतलब एकीय एवं समस्त सभी मिलकर व्याधि का ज्ञान करा सकते हैं। अर्थात इनमें से प्रत्येक निदान या पूर्व रूप पृथक पृथक रूप में तथा 5 एक साथ मिलकर भी व्याधि का बोध करा सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब निदान पंचक अकेला भी व्याधि, कुछ में से जैसे 5 चीजें जो हैं, निदान, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय एक साथ है, और संप्राप्ति, ठीक है। तो वो 5 मिलकर भी किसी व्याधि का ज्ञान करा सकते हैं, या फिर किसी एक को दे दिया, जैसे पूर्व रूप आप पकड़ लिए तो उसको
साइन देख करके भी आप व्याधि का ज्ञान करा सकते हैं। जिस व्याधि में केवल निदान की उपलब्धि हो, अन्यों की न हो, पर व्यस्त एकीय रूप से केवल निदान रोग ज्ञापक होता है। कहता है कि कोई भी व्याधि है, केवल अगर उसका निदान मतलब कि काउज, क्या इस रोग होने का कारण क्या है, कि आपको पता चल जाए तो पता चल जाएगा, आपको निदान रोग ज्ञापक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि रोग हुआ क्यों है ना। इसी प्रकार उपलब्धि के अनुसार कहीं 2 और कहीं 3, कहीं 4 और कहीं 5 मिलकर व्याधि का बोध कराते हैं। जरूरी नहीं है कि देखिए कहीं एक मिलकर व्याधि का बोध करा दिया, मान लीजिए एक चीज आप पकड़े नहीं समझ में आया तो 2 मिलकर व्याधि का ज्ञान कराया, 2 चीज से नहीं पता चल रहा था, तीनों चीज आप आगे पूछे और पूछा, 3 चीज से पता चला, 4 चीज से पता चला। और कभी कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको 5 चीज पूछनी पड़ती है ना, निदान, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय साथ में और संप्राप्ति, तब उस रोगी के रोग का पता चल पाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ से पढ़ना है निदान, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति, 5 को डिटेल पढ़नी है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, मैं पहले बता दिया हूँ। सीधा आपसे पूछेगा निदान पंचक, बस 4-5 नंबर में आपसे पूछ ले तो शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग में पूछ ले तो 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। निदान पंचक का महत्व पहले पूछ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तब मधुकोश टीका में यह श्लोक दिया है, आप पढ़ना है ना। श्लोक अगर आपको नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, हिंदी जरूर लिखा करो पेपर में, है ना। मुझे भी यह श्लोक नहीं याद होता। रोग के कारण को निदान कहते हैं। जो पेशेंट को रोग हुआ है, जो पेशेंट को डिजीज हुआ है, उसके कारण को क्या कहते हैं, निदान कहते हैं, मतलब काउज, CAUS, काउज को हम लोग। आचार्य मधुकोश टीका के अनुसार निदान शब्द से 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। निदान शब्द से 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। व्याधि उत्पत्ति का कारण क्या है और व्याधि ज्ञानोपयोग यानी कि पंच निदान क्या है, डायग्नोसिस। कोई भी रोगी है या रोग है तो उसको 2, देखिए अनुसार निदान शब्द 2 अर्थ का ग्रहण करता है ना। सबसे पहला, इसको हुआ कैसे है, पॉजिटिव फैक्टर, क्या कारण रहा होगा कि इसको ये बीमारी हुआ, और डायग्नोसिस बनाना, 2 चीज इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी ने इस और अधिक स्पष्ट किया है। चक्रपाणी जी थोड़ा सा इसको क्लियर और बताते हुए कहते हैं कि व्याधि का जनक यानी कि जो व्याधि का पिता है या फिर व्याधि को जो जन्म देने वाला है उसे निदान कहेंगे, और व्याधि का जो बोधक है उसे निदान पंचक कहेंगे। और ये आ जाता है आपको MCQ में, स्पष्ट पूछ लेगा आपसे, ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा निदान पंचक, लिख दिया, नीचे लिखेगा व्याधि जनक, व्याधि बोधक, बोथ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन स्पष्ट है। ठीक है, आपसे पूछेगा निदान पंचक को कहते हैं व्याधि जनक, व्याधि बोधक, बोथ नन ऑफ दीज, ऑप्शन व्याधि बोधक। ठीक, कोई कॉन्फ्यूजन हो बताना। निदान ज्ञान के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो और पूरा वीडियो देखा करो, है ना, क्योंकि 5 मिनट या 2 मिनट वीडियो देख लोगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है ना। मैं रोग निदान का लेक्चर जो है वो पूरा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ और पूरी चैप्टर पढ़ाऊँगा A to Z, बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, और तुमको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्या तुमको पेपर टाइम में पढ़ लेना चाहिए, कहाँ से MCQ आएगा, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रोग की चिकित्सा के लिए निदान ज्ञान आवश्यक होता है। रोग का ज्ञान चिकित्सक के लिए ही किया जाता है। शास्त्र में निदान अर्थात रोग हेतु का त्याग सापेक्षम की चिकित्सा बतलाई गई है। कहा गया है कि रोग की चिकित्सा अगर आप करते हैं तो उसका निदान का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि किसी पेशेंट आया आपके पास, रोगी आया आपके पास, है ना, पेशेंट को आयुर्वेद में रोगी बोलते हैं, रोगी बोलना पड़ेगा, तो रोग लेके आया, रोग की चिकित्सा, वो रोगी रोग लेके आएगा, तो उसको आप कैसे जानोगे, सबसे पहले उससे पूछोगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। रोग का ज्ञान चिकित्सा के लिए किया जाता है, फिर पूछते हैं उससे पॉजिटिव फैक्टर क्या है, निदान। शास्त्र में, शास्त्र जो भी हमारे शास्त्र हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, निदान यानी कि काउज
अर्थात रोग का हेतु यानी कि काउज, निदान और हेतु एक दूसरे के पर्याय हैं, का त्याग ही संक्षेप में चिकित्सा बताई गई है। ठीक, जहां पर रोग का ज्ञान पूर्वरूप आदि के द्वारा नहीं होता, वहां हेतु ज्ञान के सम्यक रोग से ज्ञान होता है। कोई पेशेंट आया, उससे आप पूछे कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, तो वो कह रहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ था ऐसा। फिर आप उससे पूछते हैं अच्छा ये खाए थे, ये किए थे, तो वो काउज है, कारण, इसके कारण क्या है ना। पूर्व रूप देखो, मैं क्लियर दूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है ना। निदान पंचक मैं पढ़ा था शुरू मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं बता दूं ये आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि निदान, आपको लगेगा निदान एक ही है, पूर्व रूप भी एक ही है। नहीं, दोनों अलग अलग हैं, पांचों चीज अलग अलग हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप, आपको पूर्व रूप और रूप सेम दिखेगा, वो अलग है ना। तो कहता है जहाँ पे ज्ञान पूर्व रूप से आपको ना पता चले, वहाँ पे हेतु ज्ञान से आपको पता चल जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में बताया है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, एमसीक्यू में पूछा जाता है बार बार, है ना। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ना, कि पांडु रोग में निदान पूछ रहा है ना, यहाँ पे काउच है ना, क्या कारण है। तो किसी भी पेशेंट को अगर पांडु रोग हुआ है यानी कि अनीमिया हो गया है, तो उसका काउच क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है ना, क्यों हुआ है उसको। तो एग्जाम्पल बता रहा है कि कोई अगर मट्टी खा लेता है, सॉइल खा लिया गलती से बच्चा या कुछ भी, तो उसको पांडु रोग हो जाएगा। ठीक है, काउज बता रहा है ना, निदान यानी कि काउज। और अगर कोई मक्खी खा लिया तो उसको वमन हो जाएगा। ठीक है, ये अब किसी को मान लीजिए उल्टी हो रहा है, आया पेशेंट आपके पास, कह रहा है डॉक्टर साहब बहुत उल्टी हो रहा है। उल्टी मतलब वमन, वोमिटिंग है ना, आयुर्वेद है ये, वोमिटिंग। तो आपको कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे से 2-3 गो उल्टी हो गया, तो गलती से हो सकता है वो मक्खी खा लिया हो, तो काउच इसका ये हो गया मक्खी का। और किसी भी पेशेंट को अगर पांडु रोग हो गया, अनीमिया का डिजीज हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल कम गया उसका, तो वो गलती से हो सकता है कि मट्टी खाया हो, बच्चा बैठ जाता है इधर उधर। तो ये एग्जाम्पल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्पष्ट पूछता है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, लिखेगा कि क्या लिखेगा, पांडु रोग निदान, 2 ऑप्शन दे देगा, मृतिका भक्षण, माक्षिक भक्षण, बोथ, नन ऑफ दीज। एमसीक्यू आता है भाई, देख लेना पेपर जा करके। ठीक है, निदान। चलो अब हेतु की बात करते हैं। हेतु की अधिकता एवं अल्पता से रोग बलवान एवं निर्बल हुआ करते हैं। कोई भी हेतु है, काउज है, उसकी अगर बढ़ जाती है या अल्पता कम हो जाती है तो रोग बलवान एवं निर्बल हो जाता है। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा और कमेगा तो निर्बल हो जाएगा, है ना। जब हमें बलवान मतलब बढ़ जाता है अथवा निर्बल हेतु का ज्ञान रहेगा तो हम रोग बलाबल के समान चिकित्सा कर पाएंगे। हमको पता रहेगा कि इस पेशेंट में इसका इतना बल है और इस पेशेंट को इतना बल नहीं है, तो उसके अनुसार उसको दवा दे करके उसकी हम चिकित्सा कर पाएंगे। ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे उपचारात्मक चिकित्सा एवं रोग का ज्ञान भी निदान पर निर्भर करता है। उपचार का जो चिकित्सा है वो रोग और ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि हेतु के विपरीत, है ना, हेतु विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतकारी, हेतु व्याधि विपरीतकारी, औषध आहार। देखो एक चीज और बता दूं, ये जो आपको चीज दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। आपको अभी समझ में नहीं आया ना, तो इससे हर साल पदार्थ विज्ञान कह रहा हूँ, रोग निदान में 2 क्वेश्चन तो आता है, चरक संहिता में भी 2 क्वेश्चन आता है, यानी कि 4 क्वेश्चन एमसीक्यू ले रहा है। ये आपको कहाँ पढ़ना पता है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, चरक निदान स्थान चैप्टर 1 ज्वर में पढ़ना है। ठीक है, जाकर देखना, दिया हुआ है, पढ़ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। देखो कहता है कि कोई भी उपसय है ना, उसको ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उपसय अनुपसय, तो उसका हेतु विपरीत है, मतलब जो काउज है उसके विपरीत है, या हेतु और व्याधि के विपरीत है, दोनों के विपरीत है। हेतु मतलब काउज और व्याधि मतलब डिजीज, दोनों के विपरीत उल्टा है। या हेतु विपरीतकारी मतलब दोनों
हेतु विपरीतकारी, हेतु का भी उल्टा, हेतु व्याधि विपरीतकारी, मतलब दोनों दोनों उल्टा। और औसत अन्न में हम उस उपस्यात्मक परीक्षा एवं चिकित्सा करते हैं, है ना। जब हमें हेतु का ज्ञान नहीं होगा, मान लीजिए कोई पेशेंट आया, आपको वो पता ही नहीं रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ था, कारण क्या था, आप कुछ खाए थे, कहीं गिरे थे, मान लो उसको चोट लगा है, अब उसको पता ही नहीं रहा, खाली कह रहा है हमको दर्द कर रहा है, तो आप पूछेंगे ना कहीं गिरे थे, कहीं चोट लगा था, वो आपको कुछ बता ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो कहेगा आप डॉक्टर हैं, आप पता करो, है ना। एक रील वायरल हुआ था ऐसा, ठीक है। तो जब हमें हेतु का ज्ञान नहीं होगा, जब हमें काउज का पता नहीं चलेगा कि इस पेशेंट को दर्द क्यों हो रहा है पैर में, तो हमें उसके विपरीत औषधि, अन्न और विहार कैसे प्रयुक्त करेंगे? हमको पता ही नहीं होगा कि उसको चोट लगी है, कि गिरा है, कि कुछ और हुआ है, या फिर कुछ अलग है, तो उसको हम कैसे औषधि मतलब कि मेडिसिन, अन्न यानी कि आहार, मतलब ये देखिए मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में अपना आहार जो है ना, ये अन्न, अन्न मतलब कि आहार, ये जो आहार है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आहार में प्रॉपर चेंज करते हैं ना आप, तो आपकी लाइफ स्टाइल बैलेंस हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसके भी फैटी लीवर हैं, जिसको फैटी लीवर है ना SGPT और SGPT और SGOT लेवल बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। अगर जिसको भी फैटी लिवर है, तो अगर वो अन्न में यानी कि अपने आहार में चेंज करता है, तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे वो कितना भी आरोग्यवर्धनी टैबलेट खा ले, है ना, अमिलक्योर DS का सिरप पी ले, जो भी दवाइयाँ आती हैं फैटी लिवर के लिए, है ना, हिमालय के लिए 52 आती है ना, तो कितना भी खा ले, जब तक वो आहार में चेंज नहीं करेगा ना, नहीं सुधार हो पाएगी। उसको तेल मसाले, जितने भी स्पाइसी चीज़ें सब बंद करने होंगे, बाहर की चीज़ें बंद करने होंगे, फैटी चीज़ें बंद करनी होंगी, मोमोज बंद करना होगा, पिज़्ज़ा बंद करना होगा, है ना, तब आप अच्छा सुधार कर पाओगे। तो अन्न और विहार कैसे प्रयुक्त करेंगे अगर पेशेंट कुछ हमें बताएगा ही नहीं तो? अतः इसके न होने पर उपस्यात्मक निदान एवं चिकित्सा भी अधूरी है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। प्रत्येक रोग किसी न किसी स्रोतस की दृष्टि से होता है। देखिए ये तो क्लियर है कि कोई भी रोग अगर आपको हो रहा है तो स्रोतस की दृष्टि है, वहाँ पे कोई भी स्रोतस वहाँ पे दूषित तो हुआ है, चाहे कोई भी स्रोतस हो, अनवा, रसवा, रक्तवा, मांसवा, कोई भी स्रोतस दुष्टि तो हुआ है ना। और आचार्यों ने स्रोतो दृष्टि को रोगों का सामान्य हेतु बताया है। और आचार्य हमारे जो भी हैं वो कहते हैं कि कोई भी पेशेंट को अगर रोग हुआ है तो स्रोतो दृष्टि बहुत सामान्य कारण है उसका। स्रोतो दृष्टि मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। स्रोतो दृष्टि निदान के विशिष्ट अंश से उत्पन्न होती है, जिससे हेतु के द्वारा भावी रोग का अनुमान किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है, सन्निकृष्ट निदान, मतलब बहुत सारे पेशेंट बताएगा ये भी हमारे पास, ये भी दर्द है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, 8-10 तरह की दिक्कत बता देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसको बोलते हैं सन्निकृष्ट निदान, मतलब तुम बिल्कुल पास का चीजें, है ना, काउज ऐसा बताएगा तुम बिल्कुल लगेगा सेम है सब, वैसा सन्निकृष्ट निदान बोलते हैं उसको। तो जब आपको कहे पेशेंट कि कभी कभी सन्निकृष्ट निदान को दबाकर विपकृष्ट निदान व्याधि को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, मतलब जो बहुत पास वाले नहीं भी हो करके जो दूर वाले होते हैं ना, वो भी व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। मतलब आप कभी कभी क्या होता है कि आपके जो आसपास वाले फ्रेंड जो है ना, आपको लगता है नहीं ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और है ना, जो तो जो दूर वाले होते हैं ना वो भी कर लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार कभी कभी उत्पादक निदान के विपरीत व्यंजक निदान रोग उत्पत्ति होता है। अतः केवल निदान ज्ञान से ही उपयुक्त अवस्था रोग का ज्ञान संभव नहीं है। सिर्फ निदान से आप पता नहीं कर पा सकते। पूर्व रूप आदि यानी कि निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति, पांचों चीज का बात यहाँ पे हो रहा है। पूर्व रूप आदि यानी कि और जो भी चीजें हैं सबको मिला करके पेशेंट को आपको देखनी पड़ेगी, अगर एक चीज से पता नहीं चल पा रहा है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोग की साध्यता, मतलब रोग जो पेशेंट लेके आया है ना, वो ठीक होने लायक है, साध्यता। असाध्यता यानी नहीं ठीक होने लायक है के लिए पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है।
उसके पूर्व रूप देखो, कोई भी पेशेंट रोग लेके आया, अब कैसे अब पता चलेगा ये साध्य है कि असाध्य है? तो पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है। उसके पहले जो भी चीजें हुआ, कहा गया है कि यदि पूर्व रूप अवस्था में ही रोग का संपूर्ण, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में लिखने के लिए, यदि पूर्व रूप अवस्था में ही रोगों का संपूर्ण लक्षण उपस्थित हो जाए तो वह रोग असाध्य होता है। अगर कोई पूर्व रूप लक्षण में संपूर्ण लक्षण आपको मिल गया तो वो डिजीज असाध्य होगा, ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे पेशेंट को नहीं लेना, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आगे पता चलेगा। हम भी सीख रहे हैं, अब भी सीखो, है ना। देखो आगे बढ़ाते हैं। अथवा इस प्रकार के पूर्व रूप वाले रोग को, है ना, रोग को जिसमें पूर्व रूप के साथ ही संपूर्ण लक्षण प्रकट हो जाए, पूर्व रूप अरिष्ट बताते हैं, मतलब ठीक नहीं होगा अरिष्ट, है ना। अरिष्ट मतलब ठीक नहीं होना। वस्तुतः रूप के प्रकट होने पर भी पूर्व रूप को लंबे समय तक बना रहना व्याधि प्रक्रिया यानी डिजीज एक्टिविटी के तीव्रता को घातक है, ठीक है। सामान्यतः पूर्व रूप रोग विशेष में अस्थायी यानी कि ट्रांजिएंट लक्षण देखने को मिलता है, जो कुछ समय के बाद स्वतः शांत हो जाता है। अभी रहेगा फिर शांत हो जाएगा, तदुपरांत मतलब उसके बाद ही रूप उत्पन्न होता है। उसके बाद जस्ट उसका रूप तुमको सामने दिखेगा, साइन एंड सिम्टम, है ना। इसलिए साध्यता सस्ता एवं अरिष्ट, मतलब जो चीजें ठीक नहीं होती है ना, अरिष्ट उसको बोलते हैं। इसलिए पूर्व रूप का ज्ञान परम आवश्यक है। मतलब आपको अगर लगता है कि ये पेशेंट ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो कोई भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लीजिए, है ना। आगे बढ़ाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वातिक ज्वर में पूर्व रूप अवस्था में घृत पान कराना चाहिए। एमसीक्यू में आता है ये कहाँ आता है? एमसीक्यू में लिख लेना, आएगा पक्का, पूछेगा ऐसे। आचार्य सुश्रुत ने बताया है पूर्व रूप अवस्था में घृत पान कराना चाहिए। लिख देगा वातिक ज्वर, पित्तिक ज्वर, कफत ज्वर, सन्निपातक ज्वर। वातिक ज्वर यहाँ 5 नंबर में पूछ लेगा तुमसे, क्या पूर्व अवस्था वातिक ज्वर में वातिक ज्वर में घृत पान का उल्लेख आचार्य ने बताया है, क्यों बताना, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू आता है, शॉर्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ाते हैं। इन क्रियाओं के लिए पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। रोग की सापेक्ष निदान के लिए, मतलब जब आपको एकदम फ्रेश दिखे, पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है, मतलब पूर्व रूप आपको बताना ही पड़ेगा। अधो रक्तपित्त, रक्तपित्त 3 होते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त और त्रियक रक्तपित्त, मतलब ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। रक्तपित्त 3 होते हैं, ठीक है। तो रोग अथी में पढ़ा होगा, अपने चरक में पढ़ा होगा कि रक्तपित्त कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो रोग के सापेक्ष निदान के लिए पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है। अधो रक्तपित्त मतलब नीचे जाने वाला जो रक्तपित्त है, अधो रक्तपित्त एवं हरिद्र के में के सापेक्ष निदान के पूर्व रूप द्वारा करते हैं। थोड़ा सा ही बच रहा है, खत्म करते हैं। व्याधि के सुख साधता, मतलब जो पेशेंट आराम से ठीक हो जाए, तेज साथ मतलब थोड़ा मेहनत करने पर ठीक हो जाए, और असाध्य मतलब जो जल्दी ठीक ना हो, के ज्ञान के लिए व्याधि बल के लिए पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बताया गया है कि हेतु पूर्व रूप अल्प होने पर व्याधि सुख साध हो जाता है। मतलब कोई भी कारण अगर पूर्व रूप और रूप उसका अगर हल्का है, नॉर्मल है, तो आराम से पेशेंट ठीक हो जाएगा। और अगर मध्यम है तो थोड़ा आपको मेहनत करने का पेशेंट पर, और बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक। रूप का महत्व क्या है? रोग का सम्यक ज्ञान बिना स्वरूप के नहीं किया जा सकता, आप नहीं कर सकते, बिना देखे आप नहीं कर सकते, सामने आपको दिखेगा, है ना। रूप मतलब सामने दिखेगा। निदान पूर्व रूप का रहते हुए भी यदि रूप का वर्णन नहीं किया जाए तो व्याधि रूप का ज्ञान नहीं होता। निदान और पूर्व रूप आपने देख लिया और रूप देखा ही नहीं पेशेंट का कि क्या है, कैसे है, पेशेंट घाव लेके आया, आपने देखा ही नहीं, ठीक है ऐसा हुआ, तो वह ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। रोग के लिए कुछ लक्षण पूर्व अवस्था में अव्यक्त रहते हैं। जब पूर्व अवस्था में कुछ नहीं दिखेगा, वो आपको कब दिखेगा? जब रूप अवस्था में आप आएंगे तब दिखेगा, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। व्याधि की साधता व साधता के ज्ञान भी रूप से होता है। व्याधि साध्य है मतलब ठीक हो पाएगा, साध्यता और असाध्यता लिखा हुआ, मतलब व्याधि ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे हम रूप से देखते हैं। आचार्य चरक ने साध्य व्याधि को बताते समय कहा है कि जिस रोग के रूप अल्प हो वह व्याधि साध्य होते हैं, ठीक है। जिस रोग के रूप अल्प हो व्याधि का होता है, साध्य होता है। कितना बड़ा चैप्टर है, और ये थोड़ा सा बस 5 मिनट। यह भी कहा गया है कि अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपातक ज्वर असाध्य होता है। ये एमसीक्यू है। देखो मैं बताते जा रहा हूँ कौन एमसीक्यू है, कौन शॉर्ट है, कौन लॉन्ग है, पढ़ते जाना आराम से, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। यह भी कहा गया है कि अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त
सन्निपात ज्वर असाध्य होता है। पूछ लेगा, कैसे पूछेगा? संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपात ज्वर डॉट 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 साध असाध कृसाध नन ऑफ दिस असाध्य। एमसीक्यू आएगा ही आएगा। मैं एमसीक्यू निकाल के दे दूंगा भाई, एक एमसीक्यू इधर उधर नहीं होगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप तो एडमिशन ले चुके हो, उनको भी शेयर करो जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। और अपने बैचमेट को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, रोगों के सम्यक निदान के पूर्व अवस्था में गुण व्याधि, मतलब जो गुण व्याधि समझते हो क्या होता है? मुझे 6 महीना बाद पता चला था गुण व्याधि क्या होता है, पता करके आना। चलो बताता हूँ। गुण व्याधि वो होते हैं जिनके लक्षण सामने दिखे नहीं, है ना, छिपे हुए हों, उनको गुणलिंग व्यक्षणम, है ना, ऐसे करके श्लोक अभी। हाँ देखो, गुणलिंग व्याधि उपसय अनुपसय व्याम परिच्छेद, है ना। गुणलिंग वाले व्याधि मतलब जो दिखते नहीं हो, जो छिपे हुए हो, है ना। तो उनके लक्षण के आधार पर लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है। इस स्थान पर रोग के लक्षण का महत्व है। लक्षण समूह की व्याधि का घोतक है। एक ही लक्षण दूसरे समूह के साथ ज्वर को बताता है तो अन्य दूसरे समूह के साथ राजक्षमा तथा भिन्न अन्य समूह के साथ अतिसार आदि रोग को बतलाता है। अतः निश्चित लक्षण समूह का ज्ञान आवश्यक है। ठीक, व्याधि बल के अनुसार ही औषधि प्रयुक्त की जाती है। व्याधि बल का ज्ञान रूप ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है। उपसय ज्ञान का महत्व, गुण लक्षण वाले व्याधि का ज्ञान उपसय व अनुपसय के द्वारा किया जाता है। जो भी गुण लक्षण वाले व्याधि हैं उनका ज्ञान उपसय और अनुपसय द्वारा किया जाता है। देखो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताऊं निदान पूर्व रूप उपसय अनुपसय एक साथ आता है। संप्राप्ति की ये श्लोक हैं सबके, एक श्लोक, 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक रट जाना, पेपर में आएगा 5 श्लोक लिख देना। एक लाइन के श्लोक हैं यार। देखो जैसे गुण का श्लोक है, गुण लिंग व्याधि उपसय अनुपसय भ्याम परिच्छेद, एक लाइन के श्लोक हैं, आप रट जाना, है ना। निदान पूर्व रूप उपसय अनुपसय पर ये आता है ना, तो ये पढ़ लेना। देखो उपसय बताता हूँ कि उपसय का क्या है ना। देखो उपसय व्याधि के सापेक्ष निदान के साथ साथ उसकी प्रकृति का भी ज्ञान कराता है कि पेशेंट वातज है, पित्तज है, कफज है, ये बताता है उपसय। उपसय रोग का ज्ञान के साथ साथ चिकित्सा का एक अंग भी है। संप्राप्ति पर आते हैं ना, लास्ट है। व्याधि की चिकित्सा के लिए उसका दोष मतलब वात पित्त का दुष्य जो दूषित हो रहा और अधिष्ठान कहाँ है और उसके प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। इसका संपूर्ण ज्ञान संप्राप्ति के द्वारा ही संभव है। ठीक, रोग एवं रोगी का बल मतलब रोग मतलब पेशेंट, रोग यानी कि डिजीज और रोगी यानी कि पेशेंट का बल संप्राप्ति के आधार पर आवश्यक है। काल संप्राप्ति के द्वारा औषधि का निर्धारण किया जाता है। काल संप्राप्ति हम लोग निकालते हैं कि इस पेशेंट को 2 बीडी देना है कि 3 बीडी देना है। ठीक है, टैबलेट जो भी चीज़ें हैं। दोषों की असंकल्पना के लिए आवश्यक है कि जो विकल्प संप्राप्ति के द्वारा संभव होती है। इस प्रकार व्याधि के 5 अलग अलग सहायक होते हैं। संप्राप्ति यानी कि डायग्नोसिस, है ना। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। देखो इस चैप्टर में बस एक ही सवाल आता है और 100% पेपर में आता है। सीधा पूछेगा निदान पंचक, बस। तो आपको निदान पूर्व रूप उपसय अनुपसय और संप्राप्ति ये 5 चीजें बतानी है। ठीक है, और इनके श्लोक आपको याद करने, एक लाइन के श्लोक हैं, है ना। आप कहोगे तो मैं देखता हूँ, मैं टाइप करके डाल दूंगा, है ना, और पढ़ो, है ना। क्योंकि रोग निदान ऐसे नहीं है, क्लिनिकल सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आगे थर्ड प्रोफ में बहुत दिक्कत होगी, है ना। लास्ट में पढ़ना ही पड़ता है। अभी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में पेपर के टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ा था। मैंने शुरू में 6 महीने पढ़ा नहीं था। लास्ट में भाई साहब जब पेपर आया था ना हमारा फाइनल ईयर कर रहा हूँ, सेकंड प्रोफ का फाइनल पेपर, लास्ट के महीने मतलब पूरी पढ़ी थी। रोग निदान के पेपर में मैं सोया नहीं था। फर्स्ट पेपर में नहीं सोया था, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा अच्छा गया तो दूसरा दिन सो लिया था, है ना। तो आप लोग भी पढ़ो, है ना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और फ्रेंड्स को शेयर करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आराम से पढ़ पाएँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी के यहाँ फैकल्टी नहीं है या फिर जो भी अलग अलग रीज़न है ना, तो आप लोग आराम से पढ़ो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। रामा वाले तो बिल्कुल हमको सामने से भी पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।